हॉस्टल वार्डन एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने मनोविज्ञान जो है वो चालू किया था और उसमें मैंने कुछ 10 क्वेश्चन कराए हैं और थोड़े से क्वेश्चन और बाकी है, उसे आज मैं कंप्लीट कराता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि है कि मनोविज्ञान को डैश और डैश का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। आप सभी लोगों को पता है कि मनोविज्ञान एक्चुअल में है क्या। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करूंगा कि सर मनोविज्ञान है क्या, तो सर वो तो मनाधन विज्ञान है। यानी कि सर ये एक प्रकार से ना मन की बात करता है सर, मन यानी सर माइंड, और सर विज्ञान है, इसका मतलब वो सर किसी चीज का अध्ययन होता है सर। तो मैंने कहा ठीक है भाई। अब यहां पर क्या है ना कि इन ऑप्शंस में आपको सही देखना है, क्या ये व्यवहार का अध्ययन है, तो एक प्रकार से सही ठहरा सकते हैं कि सर इसका जो वर्तमान का जो स्वरूप है ना वो व्यवहार में आकर अटका हुआ है सर। मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये आत्मा, आत्मा के बाद फिर ये आपका मन, और मन के बाद फिर ये चेतना पर गया था, और अभी वर्तमान में ये व्यवहार पर आकर रुका हुआ है। तो एक प्रकार से यहां पर मैं कह सकता हूं कि सर यहां पर व्यवहार जो है वो आ सकता है। सेकंड है मानसिक प्रक्रियाएं, यानी कि जो भी उसके मेंटल इलिटरेशन है, ऑपरेशन है, उसकी बात बिल्कुल ये भी सही ऑप्शन है कि यार उसकी जो भी मनोदशा है, उसकी जो भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उसके अंदर जो भी प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, अच्छाई हो रही, बुराई हो रही है, उन सभी का अध्ययन को मनोवैज्ञानिक अध्ययन कह सकता हूं। सेकंड वाली स्टेटमेंट में देखोगे ना तो बीमारी जो लिखा है ना वो नेगेटिव स्टेटमेंट है यार। साइकोलॉजिस्ट का बिल्कुल ये काम है कि आप मानसिक बीमारियों को देखते हैं, बट एक्चुअल में मनोविज्ञान इसको नहीं करते भैया। वो तो अलग एक फील्ड है ना, मतलब एक डॉक्टरी वाली एक अलग फील्ड है जहां पर आप बीमारी के बारे में अलग से पढ़ेंगे, जो कि मनोचिकित्सक वाला क्षेत्र है। सेकंड है मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक ये स्वास्थ्य बीमारी की बात नहीं करता, ये एक्चुअल में स्टडी ऑफ साइकोलॉजी का मतलब साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर्स है। तो यार पैटर्न को अध्ययन करना पड़ता है, ना कि ये कि उनमें क्या बीमारियां हैं। हाँ ये है कि हम बीमारी का पता लगा सकते हैं, बट उनके बारे में पढ़ना ये थोड़ा उचित नहीं लग रहा है। शारीरिक अवस्थाएं, तो ऐसा है कि यहाँ पर केवल केवल मनोदशा की बात होती है, शरीर का इसमें उतना कोई हाथ है नहीं, इतना कोई औचित्य इसका बनता नहीं है। थर्ड चलता हूं कि क्या मानसिक, यही से ऑप्शन कैंसिल हो गया, फिर इनमें से कोई नहीं था, तो अब एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, जो कि है व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएं। तो यहां पर ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्या कहता है कि संरचनावाद संप्रदाय के अंतर्गत कौन से मनोवैज्ञानिक, यानी कि मनोवैज्ञानिक आते हैं। अब यार संरचनावाद संप्रदाय, सबसे पहले तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए बहुत सिंपल कि सर ये स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर रहा है। अच्छा, स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये सबसे पुराना है, यदि सबको पता होगा तो सर सबसे पुराना है। सबसे पहले अलग अलग साइकोलॉजी के स्कूल्स बने मतलब अलग अलग संप्रदाय बने। जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता है लोगों के विचार मिलते हैं, जब विचार नहीं मिलते हैं तो अलग अलग संप्रदाय की खोज की जाती है, उसकी गणना की जाती है, और उसी पर सबसे पुराना जो हमारा निकला वो निकला संरचनावाद। तो ऐसा है कि संरचनावाद के जो जननी है उनको मैं कहता हूं विल्हेम वुड एक्चुअल में। अब एक्चुअल में ना विल्हेम वुड, थोड़ा सा कहानी इसमें समझाने की कोशिश करता हूं कि ये यार 1879 में हम लोगों ने क्या किया था, लैब बना लिया था। आपको पता है ना कि हम लोगों ने मतलब फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं किसको, विलियम वुड को, इसीलिए क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से थोड़ा अलग किया था। इनका जोर था कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का अध्ययन है, और चेतना के अध्ययन के अंतर्गत ही हम लोगों ने संरचनावाद का निर्माण किया था, लगभग मान सकते हैं कि 1879। इसके बाद एक्चुअल में ना संरचनावाद को संरचनावाद नाम देने का जो जोर है ना वो इन्हीं विल्हेम वुड के एक शिष्य है जिनका नाम था यार टेचनर ने थोड़ा ज्यादा जोर दिया संरचनावाद पर। और एक्चुअल में जो वर्तमान में हम संरचनावाद जो भी हम पढ़ेंगे ना वो एक्चुअल में देन टेचनर की है। हाँ लेकिन चूंकि ये क्या है कि ये बोल रहे हैं कि यहां पर इन तीन ऑप्शंस में मुझे विल्हेम वुड दिख रहा है, तो विल्हेम वुड को मारूंगा, क्योंकि विल्हेम वुड जो है चेतना के फादर है, मतलब फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट भी है। इसीलिए आगे चलता हूं मैं। प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन डीवी ने कौन से संप्रदाय के लिए स्कूल का निर्माण करवाया था। तो ऐसा ना यार कि क्या हुआ था कि जब संरचनावाद जब आया, अब इसके पहले वाला बता रहा हूं, जब संरचनावाद जब आया ना तो वहां पर ना दो बढ़िया दोस्त थे यार, ठीक है। अब दो बढ़िया दोस्त थे तो उन दोनों दोस्तों में ना क्या था कि थोड़ा सा मतभेद हो गया यार। दोनों का जो जोर था ना वो मेरा थोड़ा सा चेतना पर ही था। अब समझ पर आ गया तो लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो मेरे, आपको पता है कौन थे वो, तो आपको बताना है कि एक्चुअल में क्या वो विलियम जेम्स थे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और इसका जो जॉन डीवी संबंध यह है कि अब संरचनावाद के बाद इसके अपोजिट में प्रकारवाद का निर्माण तो हो गया, और प्रकारवाद का एक्चुअल में समर्थक कौन था, जॉन डीवी था। जॉन डीवी एंड एक एंजिल करके हैं, वो एक्चुअल में इनके क्या रहे, मुख्य समर्थक रहे, एंजिल और जॉन डीवी। और इन्होंने फिर प्रकारवाद संरचना जो है मनोविज्ञान है, संप्रदाय है,
उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर है आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। मैंने जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़े। व्यवहारवाद जो है वो जेबी वॉटसन का है, यदि आप लोगों को पता होगा तो। और मैं यहाँ पर जो प्रकारवाद की बात कर रहा हूँ ना, एक्चुअली विलियम जेम्स ही है। मनोविश्लेषणवाद जो कि मेरा सिगमंड फ्रायड का है। साहचर्यवाद, इसका जो आंसर है, इसके लिए आपको मेरे पहले वीडियोस को देखना पड़ेगा कि साहचर्यवाद की बात मैं किस व्यक्ति से करता हूं। आगे चलते हैं कि सिगमंड फ्रायड को किस संप्रदाय का जनक माना जाता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने ना वीडियो में भी क्लियर कर दिया कि एक्चुअल में सिगमंड फ्रायड जो है ये मनोविज्ञान को क्या मानते थे। तो यार अब चेतना का जब मनोविज्ञान जब आया ना कि यार ऐसा है ना सर कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का मनोविज्ञान है, तो वहां पर से इसके थोड़े से जो विरोध में निकले वो ये होता है कि यार चेतना ऐसा कोई चीज है ही नहीं। हमारा जो पर्सनैलिटी है वो एक्चुअल में अचेतन मन का है। अचेतन मन जैसा हमारा रिएक्ट करता है वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी होती है। तो वहीं पर से सिगमंड फ्रायड का बहुत ही अच्छा ख्याल आता है जिसे हम साइको एनालिटिकल कहते हैं, साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ स्टडी, और जिसको हम हिंदी में कहेंगे मनोविश्लेषणवाद, अंग्रेजी वालों के लिए साइको एनालिसिस। ठीक है, इस पे जो मेन जोर था वो एक्चुअल में अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड्स पर था कि हमारा जो पर्सनालिटी होता है वो माइंड की जो तीन भाग है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, तो हमारा जो पर्सनालिटी है वो केवल और केवल चेतना संबंधित नहीं है। तो ये मेरे सिगमंड फ्रायड की विचार हो। थोड़ा आगे चलते हैं, गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है। अब गेस्टाल्ट, हाँ, तो ऐसा है ना कि एक अलग से स्कूल बना है यार जिसको बोलता हूँ गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। और ऐसा है ना कि इससे क्वेश्चन सीजी टेट में आया हुआ है, और वो क्वेश्चन देखकर मुझे सच में अच्छा लगा था कि क्वेश्चन को थोड़ा उसने घुमाया था। और ऐसे क्वेश्चन की मार्केट में आवश्यकता है ताकि कंपटीशन जो है बराबर बना रहे। गेस्टाल्ट शब्द एक्चुअल में जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट संप्रदाय जो है मनोविज्ञान का एक अहम हिस्सा हुआ जो शायद 1912 है, या फिर करेक्ट करो तो 1912 ही है, इसमें इसका जन्म होता है। जन्म मतलब जो व्यक्ति रहे वो रहे मैक्स वर्दीमर, और ये जर्मनी के ही रहने वाले थे, मैक्स वर्दीमर। इनके साथ क्या हुआ ना कि साथ देने वाले थे वुल्फगैंग कोहलर। शिक्षक भर्ती वालों को थोड़ा सा इसका आइडिया भी होगा, और एक कर्ट कोफका करके आदमी थे, उन्होंने भी इसका साथ दिया था। वुल्फगैंग कोहलर और कर्ट कोफका, इन तीनों ने मिलकर गेस्टाल्ट जो चीज है ना उसको थोड़ा सा एनालाइज किया था। अब गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्रवाद, समझ में आएगा हिंदी में कि इसका हिंदी का जो मतलब होता है वो मेरा समग्रवाद होता है। समग्रवाद मतलब ये लोग एक प्रकार से मनोविज्ञान को संपूर्ण मानते थे। कोई मनोविज्ञान को चेतना बोल रहा है, कोई व्यवहार बोल रहा है, कोई फंक्शन बोल रहा है, वो सभी बोल यार सभी को मिलाकर तुम एक काम करो ना, मनोविज्ञान बना लो। तो ये जो गेस्टाल्ट है वो वहीं से होकर आया। उसके आगे थोड़ा चलता हूं, जो कि संज्ञानात्मकवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि वर्तमान में जो भी हमारी शिक्षा प्रणाली जुड़ी हुई है वो संज्ञानात्मकवाद से जुड़ी हुई है। और हर कोई व्यक्ति ना जो थोड़ा बहुत भी बाल मनोविज्ञान पढ़ा होगा ना इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देगा कि सर वो और कोई नहीं, वो मेरे महान जीन पियाजे जी हैं। जीन पियाजे के साथ साथ ऐसा है ना कि इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब ये लोग नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के फिराक में थे कि ऐसा है ना कि बच्चा जो है स्वयं से ज्ञान का संरचना जो है, स्वयं से ज्ञान का निर्माण कर सकता है, बस उसे उस प्रकार की विशेष परिस्थिति चाहिए, उस प्रकार के विशेष लोग चाहिए जो उसे वैसा कुछ सिखा सकते हैं। तो जीन पियाजे, बाकी सब जो स्किनर, पैवलॉव, वॉटसन है ना, ये सभी व्यवहारवादी लोगों के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा और आगे, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजय हुए। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में मनोविज्ञान की पूरी हिस्ट्री को एक लाइन में खत्म कर देता है। खत्म कैसे कि सर सबसे पहले वो आत्मा में था, आपको पता है ना कि स्टडी ऑफ सोल में थी। फिर जब सोल समाप्त हुआ तो हम लोगों ने उसको कहां पर ले आया, हम लोगों ने उसे माइंड पर लेकर आया। ठीक है, आप लोगों को ना ये जानना जरूरी है यार कि सोल में इसके प्रमुख समर्थक कौन कौन रहे, प्लेटो, अरस्तु, डेस्कार्टे, आपको सब कुछ जानना पड़ेगा। मन में जैसे पंपनाजी आपको जानना पड़ेगा, चेतना में आपको जानना पड़ेगा विलियम वुड और विलियम जेम्स जो रहे, उसका आपको जानना पड़ेगा व्यवहार, जेबी वॉटसन, उसके बाद उसके बाद आपके पैवलॉव, स्किनर, ये सभी इनसे जुड़ेंगे। ये सब आपको ना याद करना पड़ेगा। वर्तमान में व्यवहार पर आकर अटका हुआ है क्योंकि अब व्यवहार से आगे हम लोग इसको नहीं मानते हैं। और ये स्टेटमेंट एक्चुअल में किसका है, तो यार ये स्टेटमेंट जो है मेरा वुडवर्थ भाई साहब का है। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं मैं, तो अब आगे आया कि अल्फ्रेड एडलर और कार्ल, एक्चुअल में कार्ल ना जंग लिखाता है लेकिन बोलते हैं कि यार वो सरनेम को युंग बोलते थे। ठीक है, खैर उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, कार्ल जंग हो, कार्ल युंग हो, जैसे लोग। मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन से संप्रदाय से संबंधित है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यार ऐसा है ना कि अल्फ्रेड एडलर और कार्ल युंग जो है ना वो सिगमंड फ्रायड के बहुत बड़े समर्थक थे। इसके सिगमंड फ्रायड के। और भाई जहां मैंने सिगमंड फ्रायड का नाम लिया आपको एक ही चीज देखना चाहता है, वो है मेरा मनोविश्लेषणवाद, यानी कि साइको एनालिसिस
स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि अपने आप में उस समय के हिसाब से बहुत सटीक बैठता था। अच्छा, मनोविज्ञान के संप्रदाय को उनके बढ़ते क्रम में जमाएं। आपको एक क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन मैंने कहीं से लिए नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वरना मेरे को टापना होता तो मैं कहीं से भी टाप देता, बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हैं। बट इस प्रकार के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि थोड़ा आपको जो स्टेबिलिटी है सब्जेक्ट में मनोविज्ञान को लेकर वो आए। समग्रवाद, व्यवहारवाद, प्रकारवाद, मनोविश्लेषणवाद या फिर संरचनावाद। तो ऐसा है कि सबसे पुराने जो है वो है मेरे यार संरचनावाद है, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरलिज्म है, आपको पता होगा, आप इसको 1879 मान लो, तो यार 5 नंबर वाला मेरा पहले हो जाएगा। संरचनावाद के मेन प्रवर्तक कौन रहे, कौन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस पर साथ दिया, तो आपको पता है मेरे कौन थे, वो सर विलियम वुड थे। और मैंने कहा एक और व्यक्ति जिसका नाम था टेचनर ने थोड़ा ज्यादा इस पर जोर दिया। संरचनावाद के बाद इनके ही साथी ने बनाया हमारा क्या, प्रकारवाद, ठीक है, फंक्शनलिज्म आया, जो कि मतलब लगभग ना ये थोड़ा लगभग बोलते हैं कि 1900 के आसपास ही आया, ठीक है, 1900 के आसपास आया। और विलियम जेम्स जो भाई साहब है, इन्होंने संरचना को नकारा कि संरचना नहीं, मतलब उसकी जो फंक्शन है, जो मतलब जो ब्रेन है उसकी संरचना को ना छोड़कर ब्रेन के फंक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे तो वो बेटर मनोविज्ञान का स्कूल होगा। तो यार दोनों हिसाब से सही लग रहा था। और देखो पहले ये आया तो ये अच्छा लगा, फिर जब ये आया ना तो ये भी अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद फिर थर्ड जो फेज आया, जो कि मेरा क्या रहा, व्यवहारवाद रहा, ठीक है। अब ऐसा है ना कि व्यवहारवाद और समग्रवाद और फिर मनोविश्लेषणवाद, इन तीनों में कई अलग अलग बात चलते हैं कि सर तीनों में से कौन सा आया। तो ऐसा है ना कि बोलते हैं कि प्रकारवाद के साथ साथ मनोविश्लेषणवाद यानी कि सिगमंड फ्रायड का भी आ गया था, क्योंकि सुनो, क्योंकि संरचनावाद भी किस पर जोर दे रहा था, चेतना पर, प्रकारवाद भी किस पर जोर दे रहा था, चेतना पर। तो यहां पर सेकंड नंबर पे तो मेरा थर्ड आ गया, लेकिन संरचना और प्रकार को अपोजिट करने के लिए मेरा मनोविश्लेषणवाद है, जो कि जिसने बोला कि यार अब चेतना वाला जो टर्म है ना उसको हटाओ, अब भैया आ चुका है क्या, अब आ चुका है अचेतना, यानी कि अचेतन बना चुका है। तो ये भी लगभग 1900 से 1905 के बीच की ये थ्योरी है। तो यहां पर जो थर्ड नंबर पे आएगा मेरा फोर्थ नंबर आएगा। इसके बाद फिर आया व्यवहारवाद, जो कि मेरा जेबी वॉटसन का, जो कि 1912 में आया। और फिर आया समग्रवाद, जो कि 1912 में ही आया, मैक्स वर्दीमर के द्वारा दिया गया व्यवहारवाद, जो कि जेबी वॉटसन के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो इसका जो सही क्रम आएगा वो आएगा सबसे पहले 5, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4 के बाद 2 और 1, या फिर 1 और 2, आप कुछ भी ले सकते हैं। सर आपने 1900 के बाद ये मनुष्यवाद को पहले क्यों नहीं लिया? यार एक्चुअल में ना संरचनावाद के जस्ट बाद जो आता है ना प्रकारवाद, हर एक बुक में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो आप एनसीईआरटी ले लो, चाहे आप कोई भी नॉर्मल पब्लिकेशन की बुक ले लो ना, आपको प्रकारवाद देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने उसे पहले लिखा है। लास्ट क्वेश्चन है कि इसको सही सम्मिलित कीजिए कि इसमें से कौन सा अध्ययन जो है वो किसका है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि संरचनावाद सर किसका अध्ययन है, प्रकारवाद किसका है। चलो सबसे पहले जो इजी है, इजी कौन सा है, साइको एनालिसिस वाला, कि ये सर अचेतन मानसिक प्रक्रिया की बात करता है, तो ये तो इसका मिल गया। अब चलते हैं थोड़ा समग्रवाद पर। तो समग्रवाद मैंने कहा ना कि यार एक प्रकार से सभी को साथ लेकर चलने वाली चीज है, सभी चीज को, मतलब सर आप संरचना को भी देखें, आप प्रकार को भी देखें, व्यवहार को भी देखें, और ये एक्चुअल में उस बात पर निर्भर करता है कि सामने प्रत्यक्ष कैसी घटनाएं घट रही हैं। तो इसका जो आंसर है ना वो मेरा प्रत्यक्षीकरण है, इसका हो गया। फिर आता है यार मेरा प्रकारवाद। देखो अब प्रकारवाद और संरचनावाद दोनों चेतना के आधार पर ही टिके हुए थे, लेकिन संरचनावाद मेरा संवेदना की बात करता था और प्रकारवाद मेरा चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता, यानी कि याद होगा प्रकारवाद को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनलिज्म बोलते हैं। यार अगर उसको फंक्शनलिज्म बोलते हैं तो इसका मतलब वो एक प्रकार के फंक्शन की बात करता है, और फंक्शन का मतलब क्या होगा, कार्यात्मक उपयोगिता हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि एमसीक्यू सीरीज आपको मजा आ रहा होगा। आगे वाले वीडियो में मैं आप लोगों के सामने अब बुद्धि चैप्टर का जो एमसीक्यू है उसको लेकर आने की कोशिश करूंगा, और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि जो 4 नंबर का जो सेक्शन है उसके लिए भी आप लोगों को अलग से वीडियो बनाकर दे दूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू गाइस।